कोमल दीक्षित एंड आज मेरे साथ आप लोग करने वाले हैं हमारी एनआईएस लर्निंग सीरीज कोर्स 502 का चैप्टर 13 और यहीं से जो है हमारा ब्लॉक 4 जो है वो स्टार्ट होता है। इससे पहले हम 3 ब्लॉक और 12 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 12 चैप्टर हम 14 वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम यहाँ से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि यूनिट एक कह सकते हैं, हम एक नया ब्लॉक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारी इवैल्यूएशन के ऊपर होने वाली है। ठीक है, तो इससे पहले आज हम बाकी सारी वीडियोस को रिवाइज नहीं करते हैं, सिर्फ इसी वीडियो से स्टार्ट करते हैं क्योंकि कुछ नहीं मीन्स हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी से हम रिवाइज नहीं कर रहे, हम इसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं ब्लॉक 4 से। तो हमारा ये जो चैप्टर है निर्धारण तथा मूल्यांकन के आधार, बेसिकली इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि जो हमारे स्कूल में हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं, जो हम बच्चों का इवैल्यूएशन करते हैं, तो वो जो इवैल्यूएशन है, जो असेसमेंट है, वो किन किन बेसिस पर किया जाता है, किस किस तरीके का हमारा असेसमेंट होता है, किस तरीके का इवैल्यूएशन होता है, कैसे हम कुछ करते हैं। तो उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, आधार कुछ बेसिक पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, जब यहाँ पे पढ़ेंगे और उनका यूज जब हम टीचर बन जाएंगे अपने बच्चों का इवैल्यूएशन करने में हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी हम बच्चों का असेसमेंट नहीं करेंगे, मेजरमेंट नहीं करेंगे, हम बच्चों का इवैल्यूएशन करेंगे क्योंकि अभी जो स्कूल में हमारा प्रोसेस चल रहा है या फिर जो भी हमारी मार्किंग स्कीम है या जो भी है वो इवैल्यूएशन है। अभी जो हम प्रेजेंट टाइम पे बच्चों को मार्क्स देते हैं, ग्रेडिंग देते हैं, रैंकिंग देते हैं, व्हाटएवर अभी हम कुछ भी कर रहे हैं स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में चाहे गवर्नमेंट स्कूल में अगर हम पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो जो भी हम बच्चों को दे रहे हैं वो अभी हम बच्चे का इवैल्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले बच्चे का असेसमेंट किया जाता था और उससे पहले तो बच्चे का सिर्फ मेजरमेंट होता था। तो यहाँ पे भी मैं कुछ भारी भारी वर्ड्स यूज कर रही हूँ, असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, तो ये क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तो हमें यूज करनी है, हम बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें हमें यूज करनी है, बट इससे पहले वी हैव टू मेक श्योर कि वी नो अबाउट दीज वर्ड्स कि ये क्या है, वर्ड्स ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेजरमेंट से स्टार्ट करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि असेसमेंट क्या होता है और इवैल्यूएशन क्या होता है। सो इसको हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमने इसको पढ़ाई से रिलेट करना है, ऑब्वियसली बच्चों को पढ़ना है, आपको पढ़ाना है, पढ़ने पढ़ाने का ही हमने काम करना है। ठीक है, बट अभी हम इस चीज को एक एग्जाम्पल्स के थ्रू स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लो दिवाली आ रही है। ठीक है, दिवाली आ रही है, आपको पता है नौकरी नहीं है, इस बार भी दिवाली ऐसी ही जाएगी क्योंकि हर साल मैं दिवाली मनाती हूँ, सोचती हूँ कि इस बार दिवाली नहीं मनाऊं, क्या पता अगले साल बहुत खुशी से अच्छे से मनाऊं, बट साल बार साल जा रहे हैं और मैं दिवाली भी नहीं मनाती, दिवाली भी नहीं बन रही और नौकरी भी नहीं लग रही। खैर कोई नहीं, दिवाली आ रही है तो ऑब्वियसली आप लोग नए नए ड्रेसेस खरीदोगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छे से पूजा करोगे, सारी चीजें। ठीक है, तो आप लोग जाते हो मार्केट में कि मैं तो दिवाली के लिए बहुत अच्छी सी ड्रेस लेके आऊंगी, बहुत अच्छे से ड्रेस आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये लेना है। मान लो आपने कोई भी सूट लेना है, लड़कों को पैंट शर्ट लेना है, जो भी है। ठीक है, आपने उसको डिसाइड कर लिया, तो अब आप क्या करोगे, अब आप जाओगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपका साइज क्या है, आपको किस साइज में लेना है। मान लो आप सूट लेने गए हो, आपको बहुत पसंद आया बट वो बहुत बड़ा साइज है, बहुत छोटा साइज है, आपको साइज का अंदाजा ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, गलत सूट ले आओगे, गलत चीज ले आओगे। बट लड़कियों के केस में ऐसा होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, मेरी तरह लड़कियां बहुत कम होंगी जिन्हें साइज का, लेंथ ब्रेथ कुछ पता ही नहीं होता वो खुद का, बट सबको पता रहता है। ठीक है, तो आपको क्या पता होगा, आपको पता होगा कि आपकी हाइट क्या है, तो आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग कपड़े लेके आओगे, आपका वेट कितना है और आपको साइज कौन सा आता है, या फिर जो भी शोल्डर और ये यहाँ और यहाँ जो भी है इसका जो मेजरमेंट होता है वो सब आपको पता होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग लेके आओगे। तो ये क्या है, मेजरमेंट, जिसे आप नंबर में डिफाइन कर सकते हो, किसी भी चीज को जिसको आप नंबर में बता सकते हो वो आपका मेजरमेंट है। ठीक है, वो क्या है आपका मेजरमेंट। जब आप दुकान पे जा रहे हो तो वो पूछेगा भाई बहन जी बोलोगे तो आप गुस्सा हो जाओगे, बहन जी हो, जो बहन जी दिख रही हो, बट वो कहते अच्छा बहन जो, फिर जो भी वो बोलता है आपको बोलता है कि आपका बजट बताओ, आपका बजट कितना है, तो आप बोलोगे मुझे 500 से 1000 के बीच में ड्रेस लेनी है, 1000 से 2000 के, या 2000 से 5000 के बीच में, जो भी आपका बजट है आपको बताना है। ठीक है, कि हाँ मेरा इतना बजट है, मुझे ड्रेस लेनी है, तो वो जो बजट है, जितना भी आपका बजट है, आप उसको नंबर में बता पा रहे हो, 500 रुपये, 1000 रुपये, सब कुछ, तो ये सब क्या है, मेजरमेंट है। तो यहाँ पे मेजरमेंट या मापन से हमारा क्या मतलब है, हमारा मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जिसे हम अंकों में, नंबरों में डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, मेजरमेंट। ठीक है, वो हमारा कहलाता है मेजरमेंट। जिस भी चीज को हम माप सकते हैं, हमें पता है हम माप सकते हैं। जैसे कोई आपसे पूछेगा कि आपका वेट कितना है, फटाफट से बता दोगे, लड़कियां कम करके बता देंगी, लड़के ज्यादा करके बता देंगे इतना वेट है हमारा। बट अगर आपसे पूछ ले आप में इंटेलिजेंट कितने हो,
तो आप सोच में पड़ जाओगे, अरे भाई इंटेलिजेंट कैसे बताऊं, इंटेलिजेंट कितने हैं, या आपसे पूछ दे गोरे कितने हो, अब तुम कितने % ऑनेस्ट हो, ऐसे करके आप डेटा में बता दोगे मैं 80% ऑनेस्ट हूँ। बट इज इट करेक्ट? क्या ये ठीक है? आपने जो 80% बताया वो ठीक है? नहीं, आपको भी नहीं पता, क्योंकि आपकी ऑनेस्टी को मेजर करने के लिए आपके पास कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है। बट आपकी हाइट को, आपकी वेट को, आपके साइज को मेजरमेंट करने के लिए आपके पास पैरामीटर्स हैं। नाउ आई होप you getting my you now I hope you are getting my point। मीन्स आप मेरे उस पॉइंट को समझ पा रहे होगे जिसको मैं आपको पकड़वाना चाह रही हूँ। तो यहाँ से हम क्या समझे, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम मेजरमेंट, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका आकलन हम नहीं कर सकते, जैसे कि ऑनेस्टी, आपका कलर, आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, आपकी इंटेलिजेंस, आपका दयालु कितने हो, आपका गुस्सा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप मेजर नहीं कर सकते, वो होते हैं हमारे असेसमेंट में। हम उनका असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं, करीब करीब आंकते हैं। हमें नहीं पता हम सही है या गलत, बट हम अपने अकॉर्डिंग उनका आकलन करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट वो होता है जिसे हम माप सकते हैं, नंबरों में दिखा सकते हैं। फटाफट से अपने वापस आते हैं हम अपने ड्रेस वाले एग्जाम्पल पे। आपने आपको बता दिया कि भाई देखो 500 से 1000 के बीच में दो, मैं गरीब आदमी, पैसे नहीं मेरे पास, इतने के बीच में फटाफट बढ़िया सी ड्रेस बता दो, बहुत सुंदर सी, अच्छी सी, और इतना साइज है, ये है, वो है, इतना साइज है, इतना वेट, हाइट है, उसके अकॉर्डिंग ड्रेस ला के दो, फिट आए, बढ़िया लगे, सुंदर लगो, दिवाली पे मैं सबसे अच्छी लगूं। आपने मेजरमेंट कर दिया, ठीक है। अब जब वो आपके पास ड्रेसेस के ऑप्शन खोलेगा, आपको सुंदर सुंदर ड्रेसेस दिखाएगा, अरे ये तो आप पे बहुत अच्छी लगेगी, इसमें तो आप बिल्कुल जहर लगोगे, तो उसमें क्या करेगा, आप उसमें देखोगे कि वो जो है उसमें कुछ चीजें देखोगे जो उस ड्रेस में छुपी हुई हैं, लाइक कि उसका कलर, कि क्या ये कलर आपको अच्छा लगेगा। मीन्स आपको जैसे ब्लैक कलर है, मेरे पास तो ब्लैक कलर की बहुत सारी ड्रेसेस हैं, तो आप ब्लैक जो है रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। कलर को आप मेजर नहीं कर सकते, ध्यान से समझना, कलर को आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, बट आप फिर भी उसको रिजेक्ट कर दोगे। मेरे पास ब्लैक कलर की बहुत सारी ड्रेसेस है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नया कलर चाहिए, पिंक कलर है बट ये मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगता, ठीक है, मैं ग्रे के साथ जाती हूँ। मतलब आप ऐसे करिए, कुछ चीजें देखोगे, फिर आपको ड्रेस पसंद आती है, फिर आप देखोगे कि भाई इसमें बहुत ज्यादा सितारे हैं या कढ़ाई हो रखी है, तो ये मेरे को चुभेंगे। मीन्स आप देखोगे कंफर्टेबल, वो ड्रेस आपको कंफर्टेबल है या नहीं है, ये सेकंड चीज है जिसको आप आंक नहीं सकते। आप नहीं बता सकते कौन सी ड्रेस आपको कितनी कंफर्टेबल है, कितनी नहीं, बट आप एक असेसमेंट करोगे उस ड्रेस का, एक आकलन करोगे अपने माइंड में कि हाँ ये ड्रेस मेरे को मे भी इनकम्फर्टेबल फील करा सकती है, या मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, या मीन्स मान लो कुछ ज्यादा बैक ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो आपके साथ वो प्रॉब्लम हो सकती है उस ड्रेस में, ठीक है। वो सारी चीजें आपने देख ली, तो वो क्या होता है आपका असेसमेंट, ठीक है। मेजरमेंट हमने पढ़ा, अब असेसमेंट क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो किसी के अंदर छुपी होती है, मतलब सन्निहित होती है, उसी के अंदर होती है, तो उसका क्या करते हैं हम आकलन कर सकते हैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग, या जो सामने चीजें हमारी प्रेजेंट है, जो सामने चीजें हमारी हैं उसको देखते हुए हम बस एक आकलन कर सकते हैं, उसका असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो फाइनली आपको ड्रेस पता चल गई, आपको साइज पता चल गई, आपको सारी चीजें पता चल गई, कलर चूज कर लिया आपने, आपने कंफर्टेबल देख लिया कितनी है क्या नहीं, आप कितनी सुंदर लगोगे, कितनी मस्त लगोगे, वो सारी चीजें आपने डिसाइड कर ली। अब बात आके अटकती है रेट पे। भाई साहब आपको डिस्काउंट देने के लिए तैयार नहीं हो, बट आपको ड्रेस आ गई है पसंद, अब क्या करेंगे, अब आप करना शुरू करोगे इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मीन्स आप अपने दिमाग में करोगे कि इसी कलर में और इससे इतने पैसों में जितने ही बता रहे हैं, क्या मुझे कहीं और इतनी ऐसी ड्रेस मिलेगी, क्या इतनी अच्छी ड्रेस मुझे वहां मिलेगी, या फिर मुझे उससे खराब मिलेगी। अगर आपको देखो पता है, अगर आपको अच्छी ड्रेस मिलेगी, आप सेकंड्स नहीं लगाओगे, उस ड्रेस को छोड़ दोगे, फटाफट दूसरी दुकान से जाओगे, थोड़े से पैसे में या फिर बराबर में भी पैसे दे रहा होगा ना, तब भी आप उसको लेके आ जाओगे, क्योंकि पहले दुकानदार ने आपकी थोड़ी सी ईगो हर्ट कर दी होती है ना, तो दूसरे से ले आओगे, चाहे शायद महंगी भी पड़े तो भी लड़कियां ले लें, लड़के शायद ना ले, बट लड़कियां ले लें ड्रेस वो जा करके पता करके। तो आप क्या कर रहे हो, उसका इवेल्युएशन कर रहे हो, और उसमें भी जब आप इवेल्युएशन कर रहे हो, मीन्स आपकी बात अटक रही है कि आपको ड्रेस लेनी है, तो आपने ना देख लिया कि पैसे पैसे ठीक लगा रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें सही है, कलर बढ़िया है, मस्त है, कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी लगेगी मेरे ऊपर, बहुत सुंदर लगूंगी मैं, और ये कलर भी मेरे ऊपर अच्छा लगता है, सारी चीजें मतलब आपने मेजर कर ली, ये मेरा साइज की भी है, मेरे को अच्छे से भी कंफर्टेबल आएगी, इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन में क्या करते हो, आप किसी भी चीज का मापन भी करते हो, मीन्स कि आप किसी भी चीज को मेजरमेंट भी करते हो और असेसमेंट भी करते हो। जब आप इन दोनों को मिला दो तो हमारा इवेल्युएशन बन जाता है, ठीक है।
जब आप इन दोनों को मिला दो तो आपका इवैल्यूएशन बन जाता है। मींस मेजरमेंट प्लस असेसमेंट इज इक्वल टू इवैल्यूएशन। हम सिंपल सी बात में इसको कह सकते हैं, मेजरमेंट प्लस इवैल्यूएशन इज इक्वल टू इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। ये होता है हमारा मात्रात्मक क्वालिटेटिव, और ये होता है हमारा गुणात्मक क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, सॉरी क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, गलत बोल रही हूँ क्या मैं, क्वालिटेटिव ये होगा, सॉरी यस क्वांटिटिव ये होगा, क्वांटिटिव मापना, क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें हम बता पा रहे हैं कितनी क्वांटिटी है, इतने किलो मेरा वेट है, इतना साइज है, यह बता पा रहे हैं। बस इसमें गुण छुपे हुए हैं, हम इसमें क्वांटिटी नहीं देख रहे, क्वालिटीज देख रहे हैं, साइज क्या है, कलर क्या है, वो सारी चीजें, वो है हमारा इवैल्यूएशन। ठीक है, ये खैर नहीं पढ़ना था हमने, ये एक एग्जाम्पल था जिसके थ्रू आपको समझाया। अब हम इसको यूज करते हैं हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के पढ़ाने के लिए। ठीक है, बच्चों में अब आप आराम से समझ लोगे। तो मेजरमेंट क्या होता है, जब हम बच्चों को सिर्फ मार्क्स देते हैं फटाफट, 10 में से 10, 10 में से 12, सॉरी 10 में से 8, 10 में से 7, 10 में से 6 ऐसे करके, और 2 नंबर मान लो 10 में से 12 आ भी जाते हैं तो 2 नंबर फॉर एक्स्ट्रा गुड हैंड राइटिंग, है ना, आप अप्सरा का ऐड आता था। तो मेजरमेंट वो होता है। और असेसमेंट क्या होता है कि आप बच्चों के अंदर वाली चीजें, मीन्स कि बच्चों की चीजें देखते हो कि बच्चा कितना काइंड है, बच्चा कितना ग्रुप में काम करता है, बच्चों का दूसरों के साथ बिहेवियर कैसा है, बच्चा पोलाइट है या इम्पोलाइट है, बच्चा क्लास में इनडिसिप्लिन तो क्रिएट नहीं करता, बच्चा कितना डिसिप्लिन है, इसके भी तो मार्क्स होते हैं। जब इवैल्यूएशन हमारा सीसी इवैल्यूएशन स्टार्ट होगा 10वीं क्लास की, आपकी इतनी बड़ी मार्कशीट होगी, ऊपर तो 9th और 10th के नंबर हैं छोटे छोटे, बाकी पूरी मार्कशीट आपकी भरी पड़ी है, इसमें बी प्लस, इसमें ए, इसमें ए प्लस, अंडरस्टैंडिंग दिस दिस, पीयर ग्रुप दिस, इतनी सारी ग्रेड्स, तो वो क्या आपका इवैल्यूएशन ही तो है। कुछ आपका मेजरमेंट है, कुछ असेसमेंट है, दोनों मिला के आपका क्या बन गया, इवैल्यूएशन, जिसमें आपको असेस किया गया है, ग्रेडिंग वगैरह दी हुई है। तो हमने हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को ऐसे ही पढ़ाना है, मेजरमेंट भी करना है, उनका असेसमेंट भी करना है। इट मीन्स इन शॉर्ट टर्म हमें बच्चे का इवैल्यूएशन करना है। ठीक है, इवैल्यूएशन ये होता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये 3 पॉइंट समझ में आएंगे। इसके बाद होता है कि जो कक्षा प्रक्रिया है हमारी, जो क्लासरूम प्रोसेस है, वो चलता क्या है, मतलब क्लासरूम प्रोसेस होता क्या है, कैसे एक जो क्लास है वो वर्क करती है, क्या सारी चीजें, क्या फंक्शन इसमें काम करते हैं। तो देखो इनमें से क्या होता है, पहले होता है एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम। हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, कि हाँ भाई हम बच्चे को इतना पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को इतना आना चाहिए, बच्चा इतना समझ ले, ऐसे कर ले। ठीक है, सारी चीजें। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम हम सिलेक्ट करके रखते हैं कि इतना आना चाहिए, बच्चा इतना पढ़ ले। फिर उसके बाद हम कक्षा संपादन करते हैं। कक्षा संपादन मीन्स किसी भी क्लास को, जो भी हमने अपनी प्लानिंग बनाई होती है, जो भी चीज हमने सोची होती है हमारे बच्चों के लिए, हम उसको क्या करते हैं, उसको वर्किंग में लाते हैं, वर्क करते हैं, उसको कक्षा हमारी चलाते हैं, कक्षा स्टार्ट करते हैं, कक्षा चलाते हैं, कक्षा का संपादन करते हैं, मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, बच्चों को पढ़ाया, अपने 100% दिया, लेसन प्लान डिलीवर करते हैं बेसिकली। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमने बच्चों को पढ़ाया उसका निष्पादन करते हैं। मीन्स जो बच्चों को हमने लर्निंग कराई हुई है ना, जो बच्चों को हमने लर्निंग कराई है उसको, उसका इवैल्यूएशन करते हैं। निष्पादन मीन्स वही असेसमेंट, कि कितना आया बच्चों ने, कितना सीखा, कितना सीखा। अगर उसने कम सीखा तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम अपना एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम जो है कम कर देंगे, और बच्चे ने हमारी उम्मीद से ज्यादा सीखा तो हम इसको बढ़ा देंगे। तो कक्षा प्रक्रिया ऐसे चलता है कि बच्चे से एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, वो हमारी फिर हम क्लास में जो लेसन प्लान डिलीवर करते हैं वो, फिर उसके बाद बच्चे को कितना आया, फिर उससे अपेक्षित अधिगम परिणाम। तो ये एक कक्षा प्रक्रिया होती है, क्लासरूम प्रोसेस होता है जो इस तरीके से वर्क करता है, और जो ये है चलता ही रहता है। ठीक है, ये किसी भी पॉइंट में हो सकता है, किसी भी चैप्टर में हो सकता है, किसी भी टॉपिक में हो सकता है, और पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी होता है कक्षा प्रक्रिया, क्लासरूम प्रोसेस इस तरीके से चलता है कि हम बच्चे से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करके रखते हैं कि भाई बच्चे को पहले से इतना पता होगा, और इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद बच्चा जो है अपने अंदर चेंज लाएगा और इतना तो कुछ सीख लेगा। ठीक है, होते हैं ना हमारे विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य जो हम करके रखते हैं, तो आप एक तरीके से आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ये यही है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको 2 तरीके के निर्धारण दिए हुए हैं कि एक क्लासरूम में, एक कक्षा कक्ष में हम बच्चे का जो निर्धारण है वो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें पहले तो दोनों एक साथ नाम लिखे हुए हैं, सृजनात्मक निर्धारण और संकलात्मक निर्धारण, और इतना पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको कसम से आप पढ़ोगे ना तो सच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी कि किसमें क्या दे रखा है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है।
मैंने को खुद उसे 5 से 6 बार वो पैराग्राफ पढ़ना पड़ा था कि भैया तुम कहना क्या चाह रहे हो, क्योंकि उसमें ना फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट को घुसा दिया है साथ में, एक पॉइंट इसका एक पॉइंट उसका, और साथ में एक एक लाइन में घुसा के लिखा हुआ है। तो डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रणाली जो है हमारी वो समेटिव में आती है, कुछ चीजें इसमें आती है और लिखी हुई साथ में है। ग्रेडिंग इसमें अच्छी होती है, ग्रेडिंग इसमें अच्छी नहीं होती, तो वो मिला जुला के लिखा हुआ है। बट मैंने इसमें यहाँ पे अलग अलग कर दिया है। 2 तरीके के हमें असेसमेंट बोले हुए हैं कि किस तरीके से बच्चे का असेसमेंट करते हैं हम इवेल्युएशन में। जब बच्चे का हम इवेल्युएशन करते हैं, मेजरमेंट प्लस असेसमेंट, जब हम बच्चों का इवेल्युएशन करते हैं तो हम 2 तरीके के असेसमेंट का यूज कर सकते हैं। 2 तरीके के असेसमेंट होते ही हैं और हम इनका यूज करते हैं, और क्लासरूम में इन्हीं असेसमेंट का यूज होता है और बच्चों को इन्हीं के अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके होते हैं, सृजनात्मक निर्धारण और संकलनात्मक निर्धारण। बहुत भयानक नाम है इंग्लिश में, हिंदी में सृजनात्मक निर्धारण और संकलनात्मक निर्धारण, इसको इंग्लिश में कर लेते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। ठीक है, जब हम लोग स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये था कि हमारा एफए है या ऐसे है, मैडम ये एफए है, मैडम ये ऐसे में आएगा, मैम ये एफए का पार्ट है ना, ऐसे में इसमें से तो नहीं आएगा, करते थे ना ऐसे ऐसे। तो ये वही है, अब हमें इतना डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है, यहाँ हमें पता है अब फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि ये क्या है क्या नहीं, बट स्टिल हमें तो पढ़ना है तो पढ़ाना भी पड़ेगा। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये किसी भी चैप्टर के बाद लिया जाता है, और जो हमारी लर्निंग प्रोसेस होता है ये वर्ष में ये वर्ष में कई बार लिया जाता है, ये वर्ष में एक बार लिया जाता है। ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बार बार हो सकता है, ये बार बार नहीं हो सकता। इसमें जो उद्देश्य होते हैं बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, इसमें लिमिटेड ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन्हीं उद्देश्यों को फॉलो करते हुए हमें उसको पूरा करना पड़ता है। ठीक है, आपको पता ही होगा। और एफए में असेसमेंट में क्या होता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज करा सकते हैं हम लोग, उसमें गिनी चुनी एक्टिविटीज होती हैं। इसमें क्या करता है, बच्चों को हम देख लेते हैं कि बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं साथ में ही करवा रही हूँ डिफ्रेंशिएट करके, क्योंकि फिर ना ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसको पढ़ोगे फिर इसको करोगे फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो मे भी दिमाग पे थोड़ा सा बोझ पड़ जाए, साथ साथ करके निपटाते हुए चलते हैं ना। और इसमें क्या होता है कि हम बहुत बार एक तो इसको करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट को, तो क्या करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आती है ना उसको दूर करते हुए जाते हैं। मतलब जो भी, मान लो हमने एक एफए लिया, बच्चे की जो प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट टाइम बच्चे से करेंगे कि भैया थोड़ा सा इंप्रूव करो, आगे बढ़ो। तो फिर बच्चे ने करा, फिर कुछ प्रॉब्लम है, फिर बच्चा थोड़ा आगे बढ़ा, फिर हम आगे बढ़ते हुए चलता है बच्चा। तो इसमें क्या है, लगातार प्रोग्रेस होती रहती है, और इसमें हम सिर्फ एक ही बार प्रोग्रेस करते हैं चेक, वो भी अगली क्लास में जाने के लिए। एक बार इसमें प्रोग्रेस चेक होती है अगली बार जाने के लिए, और ये कभी भी बीच में करा जाता है और टेस्ट लिया जाता है कि बच्चे को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। और इसमें क्या होता है, एक ही बार हम चेक करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। पूरे साल जो शिक्षण प्रक्रिया चली है, पूरे साल जो टीचिंग प्रोसेस चला है, उस ओवरऑल प्रोसेस में बच्चे ने कितना सीखा। और इसमें प्रोसेस के थ्रू ही बार बार हम सीखते रहते हैं काफी सारी चीजें, और उसमें चेंज हम करते रहते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में मैं और पॉइंट बता देती हूँ तो छूट ना जाए, क्योंकि मुझे लगता था छूट ना जाए। हाँ, ये जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये जानने के लिए किया जाता है कि बच्चे ने क्या सीख लिया है और क्या सीखना बाकी है। जबकि जो हमारा ऐसे होता है, इसमें होता है कि जितना भी बच्चे ने टोटल सीखा है वो हमें जानना है कि भाई टोटल अब इसने कितना सीख लिया। इसमें ग्रेड्स वगैरह को महत्व नहीं दिया जाता, जैसे ग्रेड, रैंकिंग वगैरह, ग्रेड देना, रैंकिंग देना, मार्क्स देना, ऐसे में थोड़ा सा अवॉइड करा जाता है। ठीक है, बट ऐसे में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हमें यही ही देने होते हैं। ठीक है, और इसमें इसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कई बार किया जाता है, बताया मैंने आपको, इसको अंतिम में ही किया जाता है। कम औपचारिक कक्षा शिक्षण द्वारा विद्यालय स्तर पर किया जाता है, और ये जो है विद्यालय स्तर पर या जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर भी किया जा सकता है। ठीक है, ये सिर्फ विद्यालय स्तर पर होता है, ये जिला स्तर, राज्य स्तर या विद्यालय स्तर भी होता है। ये प्रक्रिया द्वारा निर्धारित होता है, लर्निंग प्रोसेस द्वारा। और ये जो होता है इसमें रिजल्ट मैटर करता है, इसमें लर्निंग प्रोसेस मैटर करता है, लिख लेना एक पॉइंट, लर्निंग प्रोसेस इसमें लिख लेना, रिजल्ट द्वारा ये निर्धारित होता है। ठीक है, इसके साथ ही बहुत सारी चीजें थी कि मतलब 2 चीजें हैं इसमें, अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन। अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, तो इस पे एक मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम एज लर्निंग। ठीक है, और इस तरीके की 4 लर्निंग है, तो उस पर एक वीडियो बनी हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, बट यस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है, सीटेट के लिए भी और DSSB के लिए इसमें से क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो उससे अच्छा है कि इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में क्लियर करके रखें, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से वो टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना,
क्योंकि यहाँ पे अगर मैं करवाने बैठी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और मुझे भी बहुत सारी चीजें इसमें करानी भी है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, अभी हमने FA और SA के बीच में डिफ्रेंशिएट कर लिया कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। बट अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि FA क्या होता है और SA क्या होता है ना। FA क्या होता है और SA क्या होता है। तो FA के फायदे क्या मिलते हैं, मतलब हमारे इसके फायदे क्या हैं और FA के क्यों हम FA को बीच में घुसा रहे हैं, क्योंकि ये तो टीचर का भी बर्डन बढ़ा रहा है और बच्चे का भी बर्डन बढ़ा रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये बर्डन कुछ नहीं बढ़ा रहा, बल्कि बहुत हेल्प करता है। तो पहला हेल्प क्या है, ये विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। जो हमारा सृजनात्मक निर्धारण है बच्चों को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक, बच्चों को फीडबैक देता है। फीडबैक इन द सेंस कि आपने यूनिट टेस्ट लिया तो बच्चों को पता चला कि भाई इसके 20 में से 18 है 17 है, तो उनको 20 तक लाने के लिए मेहनत करनी है। फीडबैक की उनकी लर्निंग कहाँ पर है। जो बच्चा 7-8 तक है तो टीचर का दायित्व है कि उसको 10-12 तक पहुंचाए। खुद बच्चे का भी दायित्व है कि वो आगे बढ़े आगे पढ़े, तो उसको फीडबैक मिलता है। इसमें क्या होता है कि बार बार ना फीडबैक मिल जाता है। और इसमें क्या होता है, लास्ट में साल के एक ही दिन इसको फीडबैक मिलता है और पूरे साल की बच्चे की वोट लग जाती है। एक ही दिन इसमें फीडबैक मिलेगा, टीचर देता है, बच्चे को बुलाता है स्कूल में और उसी टाइम पे रिजल्ट मिलता है। और मेरा तो बर्थडे भी उसी पर्टिकुलर रिजल्ट वाले दिन आता है जब मेरा जन्मदिन है। मैं तो 10th और 12th को छोड़ के बाकी के 10 साल झेला है, क्योंकि उस रिजल्ट वाले दिन मेरा बर्थडे होता है। तो जो लंका लगती है ना, वो बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। तो अच्छा है कि बच्चा इसमें पहले फीडबैक में, इस वाले फीडबैक में काम कर ले, क्योंकि वहां पे जो फीडबैक मिलेगा ना, तो जिसके मार्क्स अच्छे नहीं है तो बहुत दिक्कत हो सकती है। बाकी जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनका तो फीडबैक फिर बढ़िया ही है, उन्हें तो उनके तो है ही मजे। और हमारे जैसे बच्चे नालायक, उनका क्या हो, उनका बहुत बुरा हाल होता है इस दिन। तो आप ट्राई करो कि ये वाले फीडबैक लेने की जरूरत ना पड़े, इसमें फीडबैक लो आप। तो इसमें क्या है, फीडबैक मिलता रहता है और ये क्या करता है, बच्चे का मॉडिफाई करता है एक्सपीरियंस को। इसमें एक्सपीरियंस ये जो है बच्चे के अनुभव में सुधार करता है। जो सृजनात्मक निर्धारण होता है बच्चे की सृजनात्मकता में सुधार करता है। अब मैंने इंग्लिश में छोटे छोटे पॉइंट इसलिए लिखे हैं क्योंकि मैंने ये पॉइंट्स में नोट्स में भी लिखे हुए हैं छोटे छोटे, क्योंकि ये छोटे मुझे याद रहेंगे। ये जो प्रॉपर लाइन दी हुई है ना, इसकी बुक में प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, अनुभव को जो है उजागर करता है, तो ये नहीं याद रहती, बट ये छोटे 2 वर्ड 3 वर्ड याद रहेंगे पॉइंट्स। और इनको जब याद रखेंगे तो दिमाग में वो अपने आप ही मतलब एक चेन सी बना लेते हैं, याद रहते हैं कि हाँ ये हमने पढ़ा है। तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे यही लिखा है। तो पहला तो इसमें ये दिया हुआ है, इसके फायदे क्या है कि फीडबैक देता है, जो बच्चों का एक्सपीरियंस है उसको मॉडिफाई करता है। बच्चे ने खुद सीखा, फिर उसका टेस्ट लिया गया, बच्चे को इम्प्रूव करने की जरूरत है, बच्चा मॉडिफाई करेगा, फिर कुछ करेगा, कुछ नया सीखता रहेगा, बहुत ज्यादा सीखने के चांसेस मिलते हैं इसमें। तो ये मॉडिफाई करता है हमारे एक्सपीरियंस को। इसमें बच्चा क्या करेगा, अपनी मिस्टेक जो आइडेंटिफाई करेगा, टीचर उसमें हेल्प करेगा। बच्चे की जो मिस्टेक्स हैं वो हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको रिमीडिएट करेंगे मीन्स कि जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे भी बच्चा सीख नहीं पा रहा, तो उसको सीखने में हेल्प करेंगे कि भाई तू सीख जा, अच्छे से कर ले, आइडेंटिफाई करो, रेमिडिएट करो, तो हम उससे सीख लेंगे। फिर है नेक्स्ट एबिलिटीज। इसमें हम बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज कराते हैं। आपको पता है बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं, क्विज करते हैं या सेमिनार होते हैं, बहुत कुछ भी एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं, बच्चों से नुक्कड़ नाटक करवा सकते हैं और बच्चों से कुछ भी क्रिएटिव सा बनवा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी बच्चे की एबिलिटीज पता चलती है हमें कि इस बच्चे के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, मान लो कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है बट वो किसी और चीज में अच्छा है, बट अगर सिर्फ हम ऐसे पे डिपेंड रहेंगे फिर तो हम वो एबिलिटीज बच्चे की बाहर निकाल ही नहीं सकते। निकालना तो छोड़ो, हमें पता ही नहीं चलेगा भैया बच्चे को आता क्या है, बच्चा है किस चीज में अच्छा। बट इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में बहुत अच्छी चीजें बच्चों को करवाते हैं, बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज कराते हैं, तो बच्चे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और इससे हमें बच्चे की एबिलिटीज पता चलती है कि भैया बच्चे की क्षमताएं क्या हैं, बच्चे की योग्यताएं क्या है, बच्चा किसमें अच्छा है। अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो अपनी लाइफ में क्या और अच्छा कर सकता है, किस चीज एबिलिटीज को उसकी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो कुछ नहीं होती। पता है आज के टाइम पे भैया नौकरी नहीं लगी तो ऐसा थोड़ी हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं है, कुछ नहीं है, हम बहुतों से बहुत अच्छे हैं। A single sheet of paper can't decide your future, बट डिसाइड कर सकता है। D2SB का रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो डिसाइड कर सकता है, बट इट्स ओके। और भी एबिलिटीज है हमारे अंदर, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो सेम विद आवर स्टूडेंट्स की उनके अंदर बहुत एबिलिटीज होती हैं, तो इससे बच्चों को, टीचर्स को पता चलती है कि भैया इस बच्चे के अंदर तो बड़ी जहर चीजें हैं। उसका काम है फिर उसको उजागर करना, मतलब उसको बढ़ावा देना। टीचर का काम है कि वो उसको फिर बढ़ावा दे। और ये लर्निंग प्रोसेस हमने पढ़ लिया था कि लर्निंग प्रोसेस जो है पूरी, जो हमारा लर्निंग टाइम है, लर्निंग के टाइम पे पूरे टाइम पे हमारी जो है लर्निंग प्रोसेस चलता ही रहता है, रुकता नहीं है कभी भी, ठीक है। और बार बार इसमें असेसमेंट लेते हैं बच्चे का, ना कि 1-2 बार।
ठीक है। और संकलात्मक निर्धारण जो था हमारा संकलनात्मक समेटिव असेसमेंट, ये आपको पता ही है एट द एंड पूरे साल के लास्ट में होता है। इतना सा लिखा हुआ है, इसके बारे में इतनी सारी चीजें हैं और इसके में इतना लिखा हुआ है, तो हम भी इसको इतनी इंपॉर्टेंस देंगे, है ना। हम क्यों उतनी ज्यादा दें, सब अच्छा भी नहीं होता ये, है ना। होता है मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं। इसमें क्या रैंकिंग नहीं दी जाती, रैंक पे ध्यान नहीं देते इसमें इतना, ठीक है। इस पे इतना फोर्स नहीं करा जाता, बट इसमें करते हैं। ये साल के एंड में होता है। इसके काफी सारे टाइप हो सकते हैं, कोई भी टेस्ट हो सकता है, पेपर हो सकता है, ऐसे टाइप हो सकता है, क्विज हो सकता है। काफी सारे इसके एग्जाम्पल है जिसके बेस पे हम बच्चों को ग्रेडिंग दे सकते हैं, रैंकिंग दे सकते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज बच्चों से कंडक्ट करा सकते हैं, हम कंडक्ट कर सकते हैं जिसमें हमें मार्क्स देने में इजी हो, हम अच्छे से रैंकिंग दे पाए, तो वो सारी चीजें समेटिव असेसमेंट में आती हैं। इसमें ग्रेडिंग एंड रैंकिंग जो है इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है, क्योंकि इसकी हर एक एक्टिविटीज में ग्रेड, रैंकिंग या मार्क्स दिए जाते हैं। इन मार्क्स, रैंकिंग, ग्रेड के बिना ये प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाती, इसमें कंपलसरी है देना। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें टीचर की चॉइस है, भाई देना चाहते हो दे दो, नहीं देना तो भी इट्स ओके, फाइन, बट इसमें आपको देना पड़ेगा। ग्रेडिंग एंड रैंकिंग का इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, हमारे लिमिटेड ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ गिने चुने ऑब्जेक्टिव जो है हमें दिए जाते हैं, और उसके साथ ही उनको फॉलो करते हुए हमको आगे बढ़ना होता है, और उन्हीं के अंदर ही अंदर बच्चे का एवेल्यूशन करना होता है, ठीक है। सो हमने डिफरेंशिएट पढ़ा, मेजर असेसमेंट इवेल्यूशन क्या होता है, एक्सपीरियंस लर्निंग आउटकम्स, कक्षा संपादन, फिर अधिगम का निष्पादन। हमने अपनी जो है क्लासरूम प्रोसेस पढ़ा, दो तरीके के असेसमेंट पढ़े हमने, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। अब हमने पढ़ना है सीसीई, पढ़ा ही रखा होगा आपने, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। सतत मीन्स लगातार चलने वाला, कभी ना खत्म होने वाला, हमेशा चलने वाला इवेल्युएशन। और सतत एवं कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कि बहुत बड़ा, बहुत विशाल, मीन्स कि इसमें हमें बच्चे के हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए इवैल्यूएशन करना है। बच्चे का मोरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, सोशल डेवलपमेंट, जितने भी डेवलपमेंट होते हैं उन सबका हमें ध्यान रखना है। सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देना, सबका हमें ध्यान रखना है। तो ये आपने पढ़ी रखा होगा, और इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था कि मीन्स जो मैं लिखूं, जिसको मैं डिस्क्राइब करूँ, ये आपको नहीं पता हो। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि सीसी की फुल फॉर्म क्या है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अगर आपसे पूछ ले सीसी की फुल फॉर्म बता दोगे। हिंदी में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब ये क्या होता है, हमेशा चलने वाला होता है, और इसमें दो तरीके हैं कि ये तो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। मीन्स कि आप इसमें बच्चों को मार्क्स भी दोगे, और इसमें आप बच्चों के गुणों को भी देखोगे। आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये मात्रात्मक और गुणात्मक को इतना ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि मात्रा से आप समझ पा रहे होगे कि जिसमें मेजरमेंट हो, जिसे आप नंबरों में दे पाओ, ठीक है। गुणात्मक का मतलब जो बच्चे के गुण होते हैं, ईमानदारी, सच्चाई, मित्रता, ये सब वगैरह, ठीक है। तो सीसी यही होता है, सारे पक्षों में फैला होता है बच्चों के। विद्यालयों में मूल्यांकन का क्षेत्र शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व विकास के सभी पक्षों तक फैला होता है, ठीक है। और बच्चे का ज्ञान, समझ, विश्लेषण, जोड़ना, मूल्यांकन, सारी चीजें इसमें हमें बच्चे के बारे में ध्यान रखनी होती है। और ये जो इवैल्यूएशन होता है दो तरीके का होता है, जो हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते हैं ना, वो दो तरीके का होता है। कौन कौन सा, मात्रात्मक और गुणात्मक। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों का दो तरीके से किया जाता है, मात्रात्मक और गुणात्मक, दोनों ही इसके अंदर आते हैं। तो मात्रात्मक और इसमें करते हैं, मात्रात्मक क्या होता है, जैसे कौन, क्या, कहाँ, कितना, और उसमें आता है कैसे और क्यों। ये जो है संख्याओं के साथ काम करते हैं, और ये वर्णनों के साथ काम करते हैं। इनको ठीक ठीक मापा जा सकता है, इनका आकलन किया जा सकता है। मीन सिर्फ इन दोनों वाला, इन दोनों का सिर्फ नाम बदल दिया, इसमें मेजरमेंट और आकलन को इन्होंने मात्रात्मक और गुणात्मक कर दिया, सिर्फ नाम चेंज कर दिया। इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल तभी यूज होता है जब आंकड़े बिल्कुल सही होते हैं, और इसमें क्या होता है, हम सोचते हैं, अपने अकॉर्डिंग आकलन करके देते हैं, ठीक है। ये आंकड़े पैदा कर सकते हैं, ये आंकड़े पैदा मतलब आंकड़ों, गुणात्मक आंकड़ों में संदर्भ महत्वपूर्ण है। मीन्स कि किस कंसल्ट पर वो जो है मार्क्स दिए जा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि उन नंबरों के, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मात्रात्मक के उपलब्धि परीक्षण और सर्वे या क्वेश्चनियर या उपलब्ध डेटाबेस, ठीक है। और गुणात्मक में हमारा क्या आ जाता है, अवलोकन, है ना, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, पोर्टफोलियो, केस स्टडी, या क्षेत्र नोटस, या डायरी, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, और सारे जो है सभा के मिनट, बस ये सारी चीजें हमारी आती है गुणात्मक में, ठीक है।
तो यही चैप्टर है, यहीं पे खत्म होता है। यही था हमारा यूनिट 13, जिसमें हमें निर्धारण तथा मूल्यांकन के आधार के बारे में पढ़ा कि हम एक बच्चे को किस किस तरीके से असेसमेंट कर सकते हैं एक बच्चे का, ठीक है। और इवैल्यूएशन क्या होता है, किस तरीके से इवैल्यूएशन किया जाता है, क्या कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।